हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे जीके जीएस के ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट में। यह हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट है। इस वीडियो में हम जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको कवर करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ डेली 9 PM पर ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए। चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल AS Study 2.0 को लाइक, सब्सक्राइब और फ्रेंडों में शेयर जरूर करें। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप भी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। आज का पहला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था। आपको बताना है कि सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम की संकल्पना किसने प्रस्तावित किया। इसके ऑप्शंस हैं जी टेलर ने, ऑप्शन बी है AJ टांसले ने, ऑप्शन सी है नॉर्मन मायर्स ने, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी राइट है। AJ टांसले ने 1935 में सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम की संकल्पना को प्रस्तावित किया। उन्होंने बताया कि पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार है जिसकी रचना जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर हुई है। नॉर्मन मायर्स की बात करें तो नॉर्मन मायर्स ने सर्वप्रथम हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई। इसके ऑप्शंस हैं मगध, पाटलिपुत्र, राजगृह, वैशाली। बौद्ध संगीतियाँ जो हुई थी कुल 4 हुई थी। अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीति हुई जो कि पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। प्रमुख बौद्ध संगीतियाँ हम पहले आज कंफर्म कर लेते हैं, इसमें बहुत सारे डाउट रहते हैं। कुल 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं अब तक। प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई वो राजगिरी में हुई 483 ईस्वी पूर्व में, और उस समय जो मगध का शासक था अजातशत्रु और अध्यक्षता किया था महाकश्यप ने। याद रखिएगा, प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में 483 ईस्वी पूर्व में, और उस समय जो शासक थे अजातशत्रु और इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। यानी प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की। बौद्ध संगीतियों में अधिकतर अध्यक्ष और स्थान ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो प्रथम की राजगिरी में, और इसके शासक थे अजातशत्रु और अध्यक्ष थे महाकश्यप। सेकंड बौद्ध संगीति जो हुई वो वैशाली में हुई जो 383 ईसा पूर्व में। उस समय शासक थे कालाशोक जो कि शिशुनाग वंश के एक शासक थे, और इसकी अध्यक्षता साबा कामी ने की थी। दूसरी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की तो साबा कामी में, और कहाँ हुई थी तो वैशाली में। याद रखिएगा दोनों पॉइंट। तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में 255 ईसा पूर्व में हुई, और किसने करवाया यह संगीति अशोक ने, और इसकी अध्यक्षता किसने की मुंगलीपुत्र तीस ने। याद रखिएगा, मुंगलीपुत्र तीस ने तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की, और यह बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। और चौथी और अंतिम बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडलवन में हुई 78 ईस्वी में, और उस समय जो शासक थे कनिष्क, और इसकी अध्यक्षता की अश्वघोष ने, और इसमें उपाध्यक्ष भी थे जो थे नागार्जुन। याद रखिएगा, चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की गई। शासक थे कनिष्क और इसके अध्यक्ष थे अश्वघोष और उपाध्यक्ष थे नागार्जुन। और चतुर्थ बौद्ध संगीति में ही बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बट गया, हीनयान और महायान। सारे पॉइंट आप याद करिएगा, और दोबारा भी आप इस वीडियो को देखकर सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा देश बिम्स्टेक ग्रुप में शामिल नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार। बिम्स्टेक में कुल देशों की संख्या की बात करें तो बिम्स्टेक में कुल 7 देश हैं, जिसमें बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, भूटान, थाईलैंड, भारत, श्रीलंका। बिम्स्टेक में बंगाल की खाड़ी की साइड वाले सारे देश हैं, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड। पाकिस्तान बिम्स्टेक में शामिल नहीं है। बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी 6 जून 1997 को और इसका मुख्यालय है ढाका में। कहाँ है हेडक्वार्टर? ढाका, बांग्लादेश, ढाका में। याद रखिएगा, बिम्स्टेक में कुल 7 सदस्य हैं, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, भूटान, थाईलैंड, भारत, श्रीलंका। और इसकी स्थापना 6 जून 1997 को और इसका हेडक्वार्टर है ढाका में। बिम्स्टेक के पूर्ण रूप होता है बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग संगठन, और इसके इंग्लिश में देख लें तो बे ऑफ बंगाल इंटेटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। याद रखिएगा इसके फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध है। इसके ऑप्शंस हैं पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से, ग्राम विकास योजनाओं के क्रियान्वयन से, ऑप्शन सी है विकास परियोजनाओं के निर्माण से, ऑप्शन डी है केंद्र तथा राज्य के वित्तीय संबंधों से। आंसर दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय विकास परिषद का संबंध पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से है। पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं तथा राज्यों के सभी मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। याद रखिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री और इसके जो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं इसके सदस्य होते हैं, और इसका संबंध है पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं। इसके ऑप्शंस हैं स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी है विनोबा भावे। राइट आंसर की बात करें तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यह पुस्तक 1936 में प्रकाशित हुई। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? ऑप्शंस हैं अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए आप। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंग्रेजी भारतीय संविधान की भाषा में नहीं है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं जिनमें अंग्रेजी का वर्णन नहीं है, बल्कि अंग्रेजी पूर्वी राज्यों में नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश की राजकीय भाषा है। फिर भी इसको भारतीय संविधान के 22 भाषाओं में मान्यता नहीं प्राप्त है। हिंदी, संस्कृत, उर्दू ये सभी 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। इसके ऑप्शंस हैं वायु प्रदूषण से, जलवायु परिवर्तन से, ओजोन क्षरण से, आर्द्र भूमि संरक्षण से।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जलवायु परिवर्तन से। क्योटो प्रोटोकॉल जो है 1997 में जापान के क्योटो शहर में इसकी संकल्पना स्वीकार की गई थी। इसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती करना है ताकि ग्लोबल वार्मिंग की बढ़ती दर को कम किया जा सके, अर्थात कि इसका संबंध जलवायु परिवर्तन से है। ओजोन क्षरण से मार्टियर प्रोटोकॉल और आर्द्र भूमि संरक्षण से रामसर साइट जो ईरान में यह समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में उपयुक्त परिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए वन आच्छादन हेतु न्यूनतम भूमि क्षेत्र है। भारत में अगर उपयुक्त हमें परिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना है तो कितने प्रतिशत भूमि आच्छादन होना चाहिए वनों का? इसके ऑप्शंस है 25%, 43%, 33%, ऑप्शन डी है 55%। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 33%। परिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए वन का आच्छादन 33% होना चाहिए। भारत में 24.5% के लगभग वन आच्छादन का प्रतिशत पाया जाता है। भूटान एक मात्र ऐसा देश है जिसमें उसके समस्त भूमि का वन आच्छादन है 33.02%। याद रखिएगा, यह मानक वर्ष भूटान ने प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है? इसके ऑप्शंस हैं, कावेरी नदी का उद्गम स्थल है दक्षिण गंगोत्री। ऑप्शन बी है वह स्थान जहां पे पेरियार उत्तर की तरफ बहती है। ऑप्शन सी है भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र है। ऑप्शन डी है केरल में रॉकेट छोड़ने का केंद्र है। आंसर दीजिए आप भी। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी, दक्षिण गंगोत्री भारत का प्रथम अंटार्कटिका शोध केंद्र है जिसकी स्थापना 1983-84 में हुई थी। और भारत का दूसरा अनुसंधान केंद्र मैत्री है। कुल 3 अनुसंधान केंद्र हैं जिसकी स्थापना 1988-89 के बीच हुई। और तीसरा जो न्यूनतम अनुसंधान केंद्र है वो है भारती, जिसकी स्थापना 2012 में की गई है। पहला शोध केंद्र है दक्षिण गंगोत्री जिसकी स्थापना 1983-84 के बीच की गई। दूसरा है मैत्री जिसकी स्थापना 1988 तक में की गई। और तीसरा है नवीनतम भारती जिसकी स्थापना 2012 में की गई है। और ये सभी अंटार्कटिक शोध केंद्र हैं जो कि भारत के हैं, अंटार्कटिका में खोले गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रतिष्ठित टायलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं, नाटक में, महिलाओं का अधिकार है, बच्चों का अधिकार है, और ऑप्शन डी है पर्यावरण की सुरक्षा के लिए। टायलर पुरस्कार की बात करें तो टायलर पुरस्कार पर्यावरण सुरक्षा एवं पारिस्थितिकी क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रकार ऑप्शन डी, पर्यावरण सुरक्षा के लिए टायलर पुरस्कार दिया जाता है जिसकी शुरुआत 2015 से की गई। प्रथम भारतीय टायलर पुरस्कार प्राप्त करता है माधव गाडगिल। किसने पाया था? माधव गाडगिल। और ये पर्यावरण सुरक्षा एवं पारिस्थितिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ वन्यजीव अभयारण्य है और दूसरी तरफ है राज्य। नामदफा वन्यजीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। ए का 2 बादीपुर वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक में है। बी का 1
पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल में है। पेरियार नदी भी बहती है केरल में, जिसमें सबसे लंबी बांध है इडुक्की बांध। और लामजाओ यह मणिपुर में है, जहाँ पे तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। सी का चौथा और डी का तीसरा। राइट आंसर हो जाएगा ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में, बांदीपुर राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक में, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल में और लामजाओ मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? इसके ऑप्शंस हैं लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, सीतापुर, हरदोई। उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल देखें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लखीमपुर खीरी। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल लखीमपुर खीरी का है और सबसे छोटा क्षेत्रफल है हापुड़ का। हापुड़ क्षेत्रफल में सबसे छोटा है और लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा क्षेत्रफल है। और जनसंख्या के दृष्टि से सबसे ज़्यादा जनसंख्या जिस जिले में पाई जाती है वो है प्रयागराज, और सबसे कम जनसंख्या बुंदेलखंड के जिले महोबा में पाई जाती है। याद रखिएगा दोनों पॉइंट। सबसे बड़ा क्षेत्रफल लखीमपुर खीरी का, कुल क्षेत्रफल है इसका 7,680 किलोमीटर, और सबसे छोटा राज्य है हापुड़ क्षेत्रफल से, और जनसंख्या से देखिए सबसे बड़ा प्रयागराज और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा महोबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पे पाई जाती है? कुंडा प्रदेश में, शंकुधारी वन में, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में, ऑप्शन डी है शीतोष्ण वन में। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। यदि क्वेश्चन भारत के बेस में पूछे तो कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती हो, तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। याद रखिएगा पश्चिमी घाट। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है और भारत में पश्चिमी घाट में। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ पश्चिमी बिहार है और दूसरी तरफ उनकी स्थिति या स्थान है। समसपुर जो पश्चिमी बिहार है वो रायबरेली में है। ऑप्शन बी है नवाबगंज पश्चिमी बिहार प्रयागराज में है। बखिरा पश्चिमी बिहार संत कबीर नगर में। सांडी पश्चिमी बिहार हरदोई में। बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन बी, नवाबगंज पश्चिमी बिहार उन्नाव जिले में है, जहाँ पे लेदर पार्क भी है। समसपुर पश्चिमी बिहार रायबरेली में, सही है। बखिरा पश्चिमी बिहार संत कबीर नगर में है, याद रखिएगा आप। सांडी पश्चिमी बिहार हरदोई में है और नवाबगंज पश्चिमी बिहार उन्नाव में है। इस प्रकार राइट आंसर बी, नवाबगंज पश्चिमी बिहार प्रयागराज में नहीं है बल्कि यह उन्नाव में है, जो कि सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया है? इसके ऑप्शंस हैं 4 श्रेणियों में, 5 श्रेणियों में, 6 श्रेणियों में और 7 श्रेणियों में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7 श्रेणियों में। मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था। सेल्यूकस यूनान देश का था, जो कि सिकंदर का सेनापति था। और सिकंदर जब भारत से गया तो उन्होंने कुछ क्षेत्रों का कार्यभार सेल्यूकस को सौंप दिया था। और मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था। मेगास्थनीज एक लेखक भी था जिसने मौर्य साम्राज्य के समस्त
सामाजिक प्रशासनिक कार्यों का वर्णन इंडिका में किया है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका, याद रखिएगा। एक संधि के स्वरूप मेगास्थनीज को सेलुकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिया था और मेगास्थनीज ने उस समय भारतीय समाज को कुल 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। वो कौन कौन से थे, बात कर लेते हैं। दार्शनिक थे, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक एवं मंत्री। मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं किया गया है। इससे होता है कि मौर्य वंश में दास प्रथा नहीं थी मेगास्थनीज के अनुसार, लेकिन अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख है कि भारतीय चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में दास प्रथा और वेश्यावृत्ति की प्रथा चालू हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, चोलों की राजधानी थी। इसके ऑप्शंस हैं कावेरीपत्तन, महाबलीपुरम, कांची, तंजौर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तंजौर। चोलों की राजधानी तंजौर थी। चोल वंश के संस्थापक हैं विजयालय। चोल वंश के सबसे महानतम शासक थे राजेंद्र प्रथम। संगम काल में चोलों की राजधानी थी उरैर। और राजेंद्र प्रथम ने महिपाल को पराजित करके एक अन्य राजधानी और बनाई थी, गंगैकोंड चोलपुरम। याद रखिएगा, गंगैकोंड चोलपुरम, उरैर और तंजौर। मुख्य रूप से इसकी राजधानी तंजौर थी, लेकिन संगम काल में उरैर थी। याद रखिए, कभी कभी तंजौर न देके उरैर दे देता है, जो कि संगम काल में थी। और गंगैकोंड चोलपुरम की राजधानी राजेंद्र प्रथम ने बनाई थी। राजेंद्र प्रथम इस वंश का सबसे महानतम शासक था, जिसने संपूर्ण श्रीलंका को विजित कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, तोलकाप्पियम ग्रंथ संबंधित है। इसके ऑप्शंस हैं प्रशासन से संबंधित है, ऑप्शन बी है विधि से संबंधित है, ऑप्शन सी है व्याकरण और काव्य से संबंधित है, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी से। तोलकाप्पियम ग्रंथ यह व्याकरण और काव्य से संबंधित है। इसके जो प्रणयनकर्ता हैं तोल्काप्पियर ही हैं। यह ऋषि अगस्त्य के 12 शिष्यों में से प्रमुख थे। यह एक तमिल व्याकरण ग्रंथ है जिसकी रचना सूत्र शैली में हुई है। याद रखिएगा, तोलकाप्पियम ग्रंथ की रचना सूत्र शैली में हुई है और यह एक तमिल ग्रंथ है और जो कि व्याकरण और काव्य से संबंधित है, और इसकी रचना अगस्त्य ऋषि के 12 शिष्यों में तोल्काप्पियर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 17, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है। यानी जैन धर्म में जब पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया जाता था तब उसको क्या कहते थे। इसके ऑप्शंस हैं जिन, रत्न, कैवल, निर्वाण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जैन धर्म में जब पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता था तब उसको कैवल कहा जाता था। महावीर स्वामी ने 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद जुम्बिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे, याद रखिएगा, साल वृक्ष के नीचे, महात्मा बुद्ध को वट वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था और इनको साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी कैवल की प्राप्ति हुई। कैवल का अर्थ होता है पूर्ण ज्ञान। जब इन्हों पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई तब ये केवलिन कहलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र या पत्रिका से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे। इसके ऑप्शंस हैं इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन, ऑप्शन डी है युगांतर। राइट आंसर की बात करें ऑप्शन डी राइट होगा। इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया और नवजीवन
यह महात्मा गांधी के पत्रिकाएं हैं। युगांतर पत्रिका जो है वह बारिंद्र कुमार घोष की यह समाचार पत्र है। याद रखिएगा, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन, ये सभी महात्मा गांधी के समाचार पत्र और पत्रिकाएं हैं। और बारिंद्र घोष की जो पत्रिका है वो है युगांतर। युगांतर कई बार एग्जामों में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, अष्टप्रधान नामक मंत्रि परिषद थी। अष्टप्रधान नामक मंत्रि परिषद कहाँ पे थी? इसके ऑप्शंस हैं गुप्त प्रशासन में, विजयनगर प्रशासन में, चोल प्रशासन में, मराठा समाज प्रशासन में। ये हमारा लास्ट का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव भी हमें ज़रूर आप लिखिए। और आपको हमारा चैनल कैसा लगा ये भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।